Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. Today we are going to discuss about microwave bench. अब माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर माइक्रोवेव बेंच क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। नाउ माइक्रोवेव बेंच। अब माइक्रोवेव बेंच क्या है? अगर आपको माइक्रोवेव को मेजर करना है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है। सो सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स वी रिक्वायर्ड टू मेजर द माइक्रोवेव। और ये जो सारे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम एक पर्टिकुलर बेंच के ऊपर अरेंज करते हैं जिसको माइक्रोवेव बेंच कहते हैं। अब माइक्रोवेव बेंच के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या है वो यहाँ पर हम देखें तो एक हमारा होता है सिग्नल जनरेटर, एक है हमारा आइसोलेटर, वेरिएबल अटेन्यूएटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, slotted section, detector mount and VSWR meter. So the collection of all these assembly is known as microwave bench. Now first of all microwave measurement. अब माइक्रोवेव मेजरमेंट क्या है अगर उसकी हम बात करें तो वो क्या होगा? The measurement technique at microwave frequencies are vastly different from those used at low frequencies. तो लो फ्रीक्वेंसी पर जो हम टेक्निक काम में लेते हैं मेजरमेंट की, वो जो टेक्निक है दैट टेक्निक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट टेक्निक। नाउ रीजन क्या है? एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आवर मेन फोकस इज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारा मेन मोटो है या मेन फोकस है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? Thus, the measurement of microwave flow in a system specifies the product of the electric and magnetic field. तो पावर फ्लो का जो मेजरमेंट है सिस्टम में वो हमारा क्या है? दैट एक्चुअली स्पेसिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करता है? ये मेजर करता है। एंड द मेजरमेंट ऑफ इंपीडेंस डिटरमाइन many quantities measured at microwave frequency are relative and often it is not necessary to know their absolute value. तो यहां पर जो मेजरमेंट ऑफ इंपीडेंस होगा वो डिटरमाइन क्या करेगा? दैट डिटरमाइन मेनी क्वांटिटीज बट दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड अप टू द रिलेटिव वैल्यू। यहां पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं करोगे, यहां पर आप रिलेटिव वैल्यू मेजर करोगे। नाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रोवेव बेंच। अब माइक्रोवेव बेंच में क्या क्या कंपोनेंट है वो मैंने पहले बता दिया है। वो कंपोनेंट हमारे क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास में सिग्नल जनरेटर, देन आइसोलेटर, वेरिएबल अटेन्यूएटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, स्लॉटेड सेक्शन, डिटेक्टर माउंट एंड VSWR मीटर। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट फॉर माइक्रोवेव बेंच। इन सारे कंपोनेंट को हमने क्या किया है? एक बेंच के ऊपर माउंट कर दिया है जिसको माइक्रोवेव बेंच कह रहे हैं। नाउ सबसे पहले सिग्नल जनरेटर। अब सिग्नल जनरेटर क्या है उसकी हम बात करें, दिस इज एक्चुअली जनरेटर और सोर्स विच प्रोड्यूस माइक्रोवेव। सो सिग्नल जनरेटर, a microwave source used is either a gun diode oscillator or a reflex klystron. अब सिग्नल जनरेटर जो हमारा है वो एक्चुअल में हमारा क्या है? माइक्रोवेव सोर्स है। ये सोर्स आपका क्या हो सकता है? दिस सोर्स मे बी गन डायोड ऑसिलेटर और अ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। अब रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के बारे में डिटेल में हम पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो उसका लेक्चर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हो। सो गन डायोड ऑसिलेटर एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आर द सोर्स ऑफ माइक्रोवेव और सिग्नल जनरेटर। इट्स आउटपुट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवॉट। अब इसका जो आउटपुट होगा वो आपका कुछ मिलीवॉट का ही होगा। द सिग्नल आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम these sources is generally a square wave modulator at audio frequency of 1 kilohertz. अब ये जो हमारा सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर मैंने क्या दिया है? गन डायोड ऑसिलेटर हो सकता है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? दैट आउटपुट इज जनरली स्क्वायर वेव मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर वेव मॉड्यूलेटर इसका आउटपुट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी की हम बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है और जो रेंज है वो क्या है? 1 किलोहर्ट्ज। नाउ आइसोलेटर। अब सेकंड हमारा कंपोनेंट है आइसोलेटर।
तो अगर हम आइसोलेटर की बात कर रहे हैं तो आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर के बारे में डिटेल में स्टडी हमने पहले किया हुआ है। यहां पर सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन ले लेता हूं। नाउ व्हाट इज आइसोलेटर? दिस माइक्रोवेव डिवाइस परमिट्स अनअटेन्यूएटेड ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन। तो ये जो हमारी माइक्रोवेव डिवाइस है ये क्या करती है, सिग्नल जो है उसको एक ही डायरेक्शन में भेजती है बिना किसी अटेन्यूएशन के, बिना किसी रिडक्शन के। ये सिग्नल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बट प्रोवाइड्स वेरी हाई अटेन्यूएशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। पर अगर सिग्नल आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उस केस में हाई अटेन्यूएशन यहां पर होता है, मतलब सिग्नल को बिल्कुल वीक कर देता है। तो ये जो हमारा आइसोलेटर है, आइसोलेटर क्या होगा, it moves the signal in a particular direction and that direction is forward direction without any attenuation, बिना किसी रिडक्शन के। now this is generally used between the source and the rest of setup to avoid overloading of the source due to reflected power। अब इसको आप कहां पे माउंट करोगे, ये हमारा सिग्नल जनरेटर और बाकी जो भी सेटअप है हमारा, ये इन दोनों के बीच में हम आइसोलेटर को माउंट करते हैं। इससे क्या होगा, to avoid overloading of the source due to reflected power। तो रिफ्लेक्टेड पावर के कारण जो ओवरलोडिंग होगी, उस ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको सिग्नल जनरेटर या सोर्स एंड जो रेस्ट ऑफ असेंबली है उसके बीच में माउंट करते हैं। अब आइसोलेटर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट हमारा है अटेन्यूएटर। अब अटेन्यूएटर भी यहां पर हम वेरिएबल अटेन्यूएटर काम में लेंगे। अटेन्यूएटर क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज अटेन्यूएटर? अटेन्यूएशन इज द ग्रेजुअल लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लक्स थ्रू अ मीडियम। अब जैसे सिग्नल आपका मीडियम में से पास होता है तो मीडियम क्या करेगा, उस सिग्नल को वीक कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अटेन्यूएशन। So attenuation is actually the gradual loss in intensity of any kind of flux through a medium. It is opposition of amplification। अब amplification क्या होता है, जो भी आपका सिग्नल है वो सिग्नल आपका एम्पलीफाई हो जाता है, उसका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, गेन इंक्रीज हो जाता है। इसका जो जस्ट अपोजिट प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं अटेन्यूएशन। तो अटेन्यूएशन में क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो आपका वीक फॉर्मेट में हो जाएगा, या फिर हम गेन की बात करें तो गेन यहां पर लेस देन 1 होगा। तो व्हाट इज अटेन्यूएटर? अटेन्यूएटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which reduces the amplitude or power of signal without causing a big distortion to its waveform। तो अटेन्यूएटर क्या है, अटेन्यूएटर वो हमारा डिवाइस है जो सिग्नल को क्या करता है, अटेन्यूएट करता है, वीक कर देता है, उसका गेन को रिड्यूस कर देता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन टू इट्स वेवफॉर्म। अब वेवफॉर्म जो आपकी है वो हमने कहा था कि माइक्रोवेव जो सोर्स है या सिग्नल जनरेटर है वो क्या कर रहा है, वो हमारे स्क्वायर वेव भेज रहा है। तो स्क्वायर वेव ये जो भी आपकी वेव है उसका जो शेप है वो शेप यहां पर डिस्टॉर्ट नहीं होगा, शेप आपका चेंज नहीं होगा, केवल सिग्नल का गेन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, सिग्नल हमारा वीक हो जाएगा। एंड अटेन्यूएटर इज द अपोजिट ऑफ एन एम्पलीफायर। ये हमने बता ही दिया है कि एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल का गेन बढ़ा देता है, जबकि अटेन्यूएटर सिग्नल का गेन रिड्यूस कर देता है, उसको वीक कर देता है। या फिर हम ये बोले कि इट प्रोवाइड अ गेन लेस देन 1। गेन इसका क्या होगा, लेस देन 1 होगा, मतलब पॉइंट की फॉर्म में होगा। नाउ टाइप्स ऑफ अटेन्यूएटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेन्यूएटर। फर्स्ट हमारा डिजिटल अटेन्यूएटर, फिर पैसिव अटेन्यूएटर, फिर वेरिएबल अटेन्यूएटर। यहां पर जो हम काम में ले रहे हैं वो हमारा क्या है, वेरिएबल अटेन्यूएटर। नाउ नेक्स्ट हमारा जो माइक्रोवेव बेंच का पार्ट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मीटर। अब फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मीटर? दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी मीटर। एंड फ्रीक्वेंसी मीटर को हमने कहां लगाया, अटेन्यूएटर एंड स्लॉटेड सेक्शन के बीच में हमने फ्रीक्वेंसी मीटर को कनेक्ट किया है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मीटर? The frequency of microwave signal can be read directly on the wave meter known as frequency meter। तो जो भी आपने माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी भेजी है
उस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो किसमें, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर हमारा वो डिवाइस है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली रीड कर लेता है। The heart of the frequency meter is the resonant cavity, and for any particular cavity size, a single frequency resonance will be supported. अब जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है उसका हार्ट क्या है, उसका हार्ट है रेजोनेंट कैविटी। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी मीटर का हार्ट तो हमने बोल दिया रेजोनेंट कैविटी है। अब रेजोनेंट कैविटी में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, पर हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एक रेजोनेंस फिक्स होगा। तो यहां पे इसने बोला है फॉर एनी पर्टिकुलर कैविटी साइज, आपने कैविटी की साइज फिक्स कर दी है। तो अगर कैविटी की साइज वेरिएबल नहीं है, कैविटी की साइज अगर आपकी फिक्स है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस होगा, उसके अलावा अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो एंड फॉर एनी पर्टिकुलर कैविटी साइज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस विल बी सपोर्टेड। बट अगर आपके पास में ऐसा कोई उसमें नॉब है जिससे आप कैविटी की साइज को चेंज कर सकते हो, तो उस केस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपको रेजोनेंस मिलेगा। इफ द कैविटी साइज कैन बी वेरिड, द रेजोनेंस एट अ होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में बी ऑब्टेन्ड। तो अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी मीटर है, उस फ्रीक्वेंसी मीटर का जो कैविटी है, उस कैविटी को वेरी करने के लिए कोई नोब है, मींस कैविटी को अगर आप वेरी कर सकते हो, तो उस केस में आपकी जो माइक्रोवेव रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, उस एंटायर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई उसमें नोब नहीं है जिससे आप कैविटी की साइज को चेंज कर सको, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। नाउ द कैविटी इज कनेक्टेड to the source of energy source whose frequency is to be measured. Now ये हमारा सिग्नल जनरेटर है, ये क्या कर रहा है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को आगे भेज रहा है। इस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को आप क्या करना चाह रहे हो, मेजर करना चाह रहे हो। तो इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमने क्या लगा, फ्रीक्वेंसी मीटर। और यही हमने बोला है द कैविटी इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स यहां पर क्या है, सिग्नल जनरेटर, whose frequency is to be measured through a section of waveguide, and a port or window allows some energy to enter the cavity. तो आपकी जो कैविटी है, कौन सी कैविटी है, फ्रीक्वेंसी मीटर के जो कैविटी है उसमें एक विंडो है, उस विंडो के थ्रू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंटर करती है या एनर्जी एंटर करती है। कौन सी एनर्जी, उस सिग्नल जनरेटर की एनर्जी जो कि आप मेजर करना चाह रहे हो। It is often said to be measured by the cavity, and hence the common name absorption frequency meter is used. इसको हम absorption frequency meter भी बोलते हैं। Now the maximum absorption that takes place when the cavity is tuned exactly to the frequency of the energy being measured. Now अब सिग्नल जनरेटर आपका क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी को भेज रहा था या एनर्जी को सेंड कर रहा था। तो उस एनर्जी सोर्स की जो एनर्जी आपने सेंड की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैविटी से एग्जैक्टली ट्यून्ड हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने पढ़ी है, उसमें यही होता है कि अगर इंटरनल इंपीडेंस एंड क्या होता है, आउटपुट इंपीडेंस दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम पावर हमारी ट्रांसफर होती है। सेम चीज यहां पर हम कर रहे हैं कि द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन द कैविटी इज ट्यून्ड एग्जैक्टली टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी बीइंग मेजर्ड। जिस एनर्जी को आपको मेजर करना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर कैविटी एग्जैक्टली ट्यून हो गया है, उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। For greatest accuracy, the quality factor of the cavity is made very high. अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो, तो उस मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए क्या होगा, आपका जो कैविटी का क्वालिटी फैक्टर है वो आपका
हाई होना चाहिए, क्यू फैक्टर आपका हाई होना चाहिए। नाउ इट इंडिकेट्स दैट द ट्यून्ड सर्किट इज एग्जैक्टली शार्प। अब क्वालिटी फैक्टर हाई है, वो क्या शो कर रहा है? क्वालिटी फैक्टर हाई ये शो कर रहा है कि आपका जो ट्यून्ड सर्किट है वो एक्सट्रीमली शार्प है। एक्सट्रीमली शार्प का क्या मतलब हो गया? अगर मैं ग्राफ लूं तो इस टाइप से आपको पीक मिल रही है, पीक आपकी ब्रॉड नहीं है, मतलब इस टाइप की आपकी पीक नहीं है, पीक यहां पर क्या है? शार्प पीक है। और ये कैसे पता पड़ेगा? अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो पीक हमारी शार्प होगी, ट्यून्ड सर्किट इज extremely sharp and it absorbs a maximum of the energy at the exact frequency and much less at slightly different frequency। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करेगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका लेस होगा, बहुत कम होगा। तो अगर यहां पर क्या है? एनर्जी जो आप मेजर करना चाह रहे हो, उस एनर्जी सोर्स की जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी कैविटी से एग्जैक्टली ट्यून्ड हो जाएगी, तो उस केस में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर इस फ्रीक्वेंसी से आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाओगे या पीछे आ जाओगे तो उस केस में एब्जॉर्प्शन आपका बहुत कम होगा, क्योंकि यहां पर क्वालिटी फैक्टर हाई है, और क्वालिटी फैक्टर हाई है तो आपकी पीक क्या होगी? शार्प होगी, ये ब्रॉड नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्लॉटेड सेक्शन। अब फ्रीक्वेंसी मीटर के बाद में नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्लॉटेड सेक्शन। अब स्लॉटेड सेक्शन क्या है उसकी हम बात करते हैं। एन अल्टरनेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी इज टू यूज अ स्लॉटेड सेक्शन। अब फ्रीक्वेंसी मीटर से आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हो, दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है? स्लॉटेड सेक्शन। So slotted section is an alternate method of determining the frequency is to use a slotted section। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के का जो अल्टरनेट मेथड है वो आपका क्या हो सकता है? स्लॉटेड सेक्शन। इट इज प्राइमरीली अ सेक्शन ऑफ वेवगाइड हैविंग डायमेंशन सुटेबल फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज इन यूज। नाउ ये जो हमारा स्लॉटेड सेक्शन है ये क्या है? दिस इज प्राइमरीली अ सेक्शन ऑफ वेवगाइड। अब वेवगाइड जो हमारे पास में है जिसमें हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, उस वेवगाइड का जो प्राइमरीली सेक्शन है उस सेक्शन को हमने बोला है स्लॉटेड सेक्शन। और इसका जो डायमेंशन है, इट्स डायमेंशन इज सुटेबल फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज इन यूज। अब किस फ्रीक्वेंसी रेंज में आप स्लॉटेड सेक्शन को यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन होगा। नाउ यहां पर हमने स्लॉटेड सेक्शन दिखा दिया। तो ये आपका नॉब है, इस नॉब को अगर घुमाओगे तो आपके यहां पर जो आउटपुट में VSWR मीटर होगा वहां पर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन आपको नजर आएगा। नाउ फिगर शोज द स्लॉटेड सेक्शन in which the longitudinal slot in the waveguide help in making it a valuable test drive। Now यहां पर ये हमारा longitudinal सेक्शन है। अब जैसे आप इसको घुमाओगे, यहां आपने बीच में टच कर रखा है, यहां पर प्रोब है, इस प्रोब से आपने टच कर रखा है, तो प्रोब के थ्रू आगे हमने VSWR मीटर वगैरह से कनेक्ट किया है। अब आप इस नोब से इसको टर्न करते हो, तो जैसे टर्न करोगे इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे आगे पीछे मूव करेगा। इसकी रीडिंग के लिए हमारे पास में क्या है? यहां पर ये स्केल है, इस स्केल से आप रीडिंग चेक कर सकते हो कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। तो VSWR मीटर या आगे जो भी आपके पास में मीटर है उस पर आपको इंटेंसिटी दिख जाएगी कि नल पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा। तो उस नल पॉइंट को आपको नोट करना है, जहां पर नल पॉइंट आ रहा है वहां पर हमको क्या नोट करना है? इसकी रीडिंग्स। So figure shows the slotted section in which the longitudinal slot in the waveguide help in making it a valuable test device। ठीक है, ये हो गया है। The exploring probe, यहां पर हमारे पास में exploring probe है, जहां से हमने आगे मीटर में जोड़ दिया है। The exploring probe can move along the interior of the waveguide through the slot। अब ये हमारा स्लॉट है, लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट है। इस स्लॉट पर हमने क्या किया? प्रोब को ऐसे रख दिया है।
अब आप क्या कर रहे हो, इसको मूव करा रहे हो, तो जैसे मूव कराओगे ये आपका आगे पीछे होगा। तो आपका जो वेव गाइड है, उस वेव गाइड पर आपका स्लॉट किस जगह जाके टिक रहा है, उसकी रीडिंग हमको यहां से मिल जाएगी वर्नियर से। इन दिस वे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैन बी टेम्पर्ड। अब यहां पर क्या होगा, आपने जैसे इसको आगे पीछे किया, आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चेंज हो रहा है, वेव गाइड के अंदर ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो प्रोब से आपने इसको मीटर से कनेक्ट कर दिया है, और मीटर पे आपको इंटेंसिटी के फॉर्म में रीडिंग मिल जाएगी। तो आपको वहां पर पॉइंट देखना है, नल पॉइंट देखना है कि रीडिंग आपकी क्या आ रही है। उस रीडिंग को नोट नहीं करना है, नोट क्या करना है, इस वर्नियर को। तो इन दिस वे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैन बी टेम्पर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी के कारण आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ टू एडजेसेंट नल्स। तो सपोज ये आपका मीटर है, ये आपकी निडल है, और यहां पर ये आपके रीडिंग्स हैं। अब यहां पर ये नल पॉइंट सपोज बीच में आ रहा है, अगर रीडिंग आपकी 0 यहां पर है, तो यहां पर हम बात करें, तो जैसे यहां पर आ गया, आपने नोट कर लिया कि रीडिंग आपकी इसकी क्या है। फिर आपने फिर इसको नोब को घुमाया, ये या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर नल पॉइंट सेंटर में है, सपोज नल पॉइंट हमारे सेंटर में नहीं, यहां पर है, चलो इधर ले लेते हैं, ये हमारी 0 रीडिंग है। तो फर्स्ट 0 रीडिंग आपने नोट कर ली। अब आप वापस इस नोब को घुमाओगे, नोब को घुमाओगे कि ऊपर जाएगा, फिर वापस किसी पॉइंट पर आकर नल पॉइंट पर आ जाएगा। उस पोजीशन को फिर आपको नोट करना है। तो आपको क्या करना है, 2 सक्सेसिव नल पॉइंट की पोजीशन को नोट करना है। So we can locate the position of two adjacent nulls. Two adjacent null आप point आपको लेने हैं by moving the probe along the slotted line over the vernier scale. तो आप इसको मूव करा जा रहे हो, तो जैसे मूव कराओगे यहां पर आपको रीडिंग मिलेगी। तो आपको 2 adjacent null point निकालने हैं, उसकी रीडिंग को नोट करना है। These two positions are separated by half guide wavelength, that is lambda g by 2. Lambda g क्या है, this is guide wavelength. तो दो जो आपके एडजेसेंट नल पॉइंट है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज हाफ ए वेव गाइड लेंथ। वेव गाइड को जो लेंथ है उसका हाफ है। वेव गाइड लेंथ को हमने लैम्डा जी बोला है, तो लैम्डा जी बाई 2 है। द फ्री स्पेस वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 0 कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1 अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा जी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। तो इस रिलेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, फ्री स्पेस वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 0 को निकाल सकते हो। और यहां पर ये जो लैम्डा सी है, दिस लैम्डा सी इज कट ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्डा जी तो हमारे गाइड वेवलेंथ है, एंड लैम्डा सी क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ। और इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा, फ्री स्पेस वेवलेंथ। नाउ नेक्स्ट हमारा डिटेक्टर माउंट। अब हम इस माइक्रोवेव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो डिटेक्टर माउंट। अब डिटेक्टर माउंट क्या है, The ordinary semiconductor diode have large function capacitance. अब जो भी हम सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड काम में लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी जो जंक्शन डायोड है या सेमीकंडक्टर डायोड है, उसका क्या होगा, इट हैज लार्ज फंक्शन कैपेसिटेंस एंड आल्सो लार्ज ट्रांजिट टाइम विच मेक देम अनसुटेबल फॉर माइक्रोवेव वर्क। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सिग्नल जनरेटर है, ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सेंड कर रहा था। तो ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड यहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड है, इसमें क्या है, इट हैज लार्ज फंक्शन कैपेसिटेंस इसका लार्ज है, एंड ऑल्सो इट हैज लार्ज ट्रांजिट टाइम भी इसका लार्ज होगा, मतलब माइक्रोवेव को पास करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है। सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर माइक्रोवेव वर्क। नाउ वी रिक्वायर्ड सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। उस डायोड की हम यहां पे बात कर रहे हैं। द स्पेशली डिजाइन्ड डायोड आर पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड एंड मेटल सेमीकंडक्टर शॉर्ट की बैरियर डायोड। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए आप पर्टिकुलर डायोड यूज करोगे। वो पर्टिकुलर डायोड आपके क्या है, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड हो सकता है, मेटल सेमीकंडक्टर शॉर्ट की बैरियर डायोड हो सकता है। So these particular type of diode are used for microwave measurement.
दीज डायोड एग्जिबिट लिटिल कैपेसिटेंस। अब हमारा जो ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड था उसका क्या ड्रॉबैक था? इट हैज लार्ज फंक्शन कैपेसिटेंस। जबकि अगर आप पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या मेटल सेमीकंडक्टर शॉर्ट की बैरियर डायोड काम में लोगे तो इसका कैपेसिटेंस आपका लिटिल होगा, कम होगा। एंड देयर नेग्लिजिबली स्मॉल ट्रांजिट टाइम, यहां पर ट्रांजिट टाइम भी आपका हाई था, यहां पर जो आपने डायोड काम में लिया है उसका ट्रांजिट टाइम भी क्या है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो इट हैज लो फंक्शन कैपेसिटेंस एंड ऑल्सो लो ट्रांजिट टाइम और स्मॉल ट्रांजिट टाइम which is negligible for microwave frequency measurement. Now point contact diode और whisker diode। अब फर्स्ट डायोड हमारा है point contact diode। It is fabricated on a thin wafer of polycrystalline p-type silicon। तो polycrystalline p-type semiconductor आप ले रहे हो। अब जो p-type सिलिकॉन कंडक्टर है या p-type जो आपका कंडक्टर है दैट इज नॉर्मली डोप्ड विथ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की डोपिंग से आपने जो पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर काम में लिया है उसके अंदर हम क्या करते हैं? उस पर आप पॉलीक्रिस्टलाइन की थिन वेफर लगा देते हो। तो पॉलीक्रिस्टलाइन थिन वेफर का जो फैब्रिकेटेड डायोड है दैट इज आवर पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और विस्कर डायोड। नाउ यहां पर हमने डायग्राम दिखा दिया है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायोड। तो डायोड का स्ट्रक्चर हमने यहां पर दिखा दिया है। एंड यहां पर ये जो है ये क्या है? दिस इज मेटल कॉन्टैक्ट, दिस इज सिरामिक कॉन्टैक्ट। ये हमारे सिरामिक कॉन्टैक्ट है और ये हमारा मेटल कॉन्टैक्ट था। एंड इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज पीस ऑफ सिलिकॉन वेफर। तो सिलिकॉन वेफर का पीस हमने यहां पर लगा दिया है और ये जो बीच में हमारा ये दिख रहा है दिस इज टंगस्टन विस्कर। नाउ डिटेक्टर माउंट में क्या हो रहा है? अ टंगस्टन विस्कर इज ईच्ड इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गेट अ टिप ऑफ अराउंड 10 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो 10 से 12 माइक्रोमीटर डायमीटर का टिप प्रोवाइड करने के लिए हमने यहां पर क्या किया है? टंगस्टन विस्कर को काम में लिया है। सो दिस इज आवर टंगस्टन विस्कर। सो दिस इज टंगस्टन विस्कर। द विस्कर मेक्स प्रेशर कॉन्टेक्ट विथ सिलिकॉन वेफर। तो सिलिकॉन हमारा वेफर जो है ये रहा हमारा पीस ऑफ सिलिकॉन वेफर। सो सिलिकॉन वेफर जो है उसमें क्या हो रहा है? द विस्कर मेक प्रेशर कॉन्टेक्ट विथ सिलिकॉन वेफर। तो विस्कर जो हमारा है वो क्या कर रहा है? सिलिकॉन वेफर के साथ में प्रेशर कॉन्टेक्ट में है। नाउ इसका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहां पे दिखा दिया है। ये तो हमारा स्मॉल आर, और ये हमारा कैपिटल आर और ये सी। तो ये हमारे पास में है। तो ये तो हमारा स्मॉल आर हो गया ये वाला, ये हमारा कैपिटल आर है और ये हमारा कैपेसिटर है। सो दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ इन द इक्विवेलेंट सर्किट, अभी हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। इक्विवेलेंट सर्किट था, यहां पर कैपिटल आर हमारा ये था। अब कैपिटल का आर क्या है? कैपिटल आर इज नॉन लीनियर रेजिस्टेंस ऑफ द बैरियर। तो जो हमारा बैरियर है शॉर्ट की बैरियर था, उस शॉर्ट की बैरियर का जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, वो हमारा कैपिटल आर है। नाउ दिस इज स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज ओमिक स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। ओमिक स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस है वो किसके कारण आया है? दिस इज कॉज्ड बाय रेस्ट्रिक्टेड करंट फ्लो बिटवीन द मेटल विस्कर एंड सेमीकंडक्टर। तो मेटल विस्कर एंड जो सेमीकंडक्टर है उसके बीच में जो करंट फ्लो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके कारण हमारा क्या है? ओमिक स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस आया है। तो जैसे आपकी मेटल कॉन्टैक्ट या मेटल विस्कर एंड सेमीकंडक्टर के बीच में करंट फ्लो होगी, उस करंट को जो रेजिस्टेंस आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उस
ऑब्स्ट्रक्टिंग रेजिस्टेंस को हमने बोला है ओमिक स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर। नाउ दिस इज कैपेसिटर। अब सी हमारा कैपेसिटर है, ये क्या है, दिस इज बैरियर कैपेसिटेंस। तो हमारी जो बैरियर प्रोड्यूस हुई है, शॉर्ट की बैरियर जो है उसका जो कैपेसिटेंस है उसको हमने बोला है सी, दैट इज बैरियर कैपेसिटेंस। नाउ एबो मेंशन्ड डिटेक्टर, अभी हमने डिटेक्टर का डायग्राम दिखाया था, तो वो क्या कर रहा है, एबो मेंशन्ड डिटेक्टर डायोड मे बी माउंटेड इन अ कोएक्सियल लाइन और अ वेवगाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू बी यूज्ड। अब आप किस टाइप का मेजरमेंट सिस्टम काम में ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो डिटेक्टर डायोड है उसको आप किस पर माउंट करोगे। उसको कोएक्सियल लाइन पर माउंट कर सकते हैं या फिर हम वेवगाइड को पर माउंट कर सकते हैं। तो कोएक्सियल लाइन और वेवगाइड आप किस पर भी माउंट कर सकते हो, पर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो मेजरमेंट है वो किस टाइप का है, मेजरमेंट सिस्टम आपका किस टाइप का है। अब इसका डायग्राम हम अभी दिखा देंगे। द डायोड इज लोकेटेड एंड ओरिएंटेड इन द कोएक्सियल लाइन और वेवगाइड so that a good impedance match is obtained। अब गुड इंपीडेंस मैचिंग के लिए आपका जो क्या है डायोड है, उस डायोड को हम क्या करेंगे, या तो कोएक्सियल लाइन पर माउंट करेंगे या फिर हम वेवगाइड पर माउंट करेंगे। तो किसी पर भी आप माउंट कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपका जो मेजरमेंट है वो किस टाइप का है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेड एंड द डायोड is either fixed at lambda g by 4 or may be varied to tune the detector better। तो या तो आपका फिक्स हो जाएगा lambda g by 4, वहां पर आप क्या कर रहे हो, शॉर्टेड एंड और डायोड के बीच का डिस्टेंस है, तो या तो ये डिस्टेंस फिक्स होगा या फिर ये डिस्टेंस आपका वेरी कर सकता है। सो दिस कैन बी वेरी टू ट्यून द डिटेक्टर बेटर। तो जहां पर आपका डिटेक्टर बेस्ट वर्क करे वहां पर हम क्या करेंगे, उसको माउंट करेंगे। तो या तो हम शॉर्टेड एंड डायोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा जी बाई 4 फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको यहां पर बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप उसकी पोजीशन को वेरी कर सकते हो। When the detector is provided with a tunable sort, अब डिटेक्टर की जो पोजीशन है आप केवल उसी केस में वेरी कर सकते हो अगर आपके पास में क्या ट्यूनेबल पोर्ट है। तो अगर आपके पास में ट्यून करने के लिए पोर्ट ही नहीं है तो उस केस में आपकी शॉर्टेड एंड डायोड की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी, जो लैम्डा जी बाई 4 होगा। पर अगर आपके पास में ट्यूनेबल पोर्ट है, मतलब आप डिस्टेंस को वेरी कर सकते हो, तो उस केस में हम उस पोजीशन को चूज करेंगे जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। बेस्ट ट्यूनिंग इज इंडिकेटेड बाय द मैक्सिमम आउटपुट करंट मेजर्ड एट द माइक्रोमीटर कनेक्टेड एट बीएनसी कनेक्टर। अब आपने बीएनसी कनेक्टर से माइक्रोवेव कनेक्टर को कनेक्ट किया है, तो जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है आप चेक कर सकते हो आउटपुट आपको कहां पर मिल रहा है। तो जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वहां पर आप उस पर्टिकुलर को, वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच के फिक्स कर दोगे। तो ट्यूनेबल बेस्ट ट्यूनिंग इज इंडिकेटेड बाय द मैक्सिमम आउटपुट करंट। तो जहां पर मैक्सिमम आउटपुट करंट मिलेगा वो आपका बेस्ट ट्यूनिंग पोजीशन होगी। नाउ यहां पर हमने वेवगाइड माउंट दिखा दिया है, तो यहां पर ये आपका बीएनसी कनेक्टर है। इस बीएनसी कनेक्टर से हमने इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया है जहां पर हम आउटपुट चेक कर लेंगे कि कहां पर आउटपुट हमको मैक्सिमम मिल रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्डा जी बाई 4 एंड दिस इज फिक्स्ड और ट्यूनेबल शॉर्ट। तो आप इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास में ट्यूनेबल शॉर्ट भी हो सकता है और फिक्स्ड शॉर्ट भी हो सकता है। अगर फिक्स्ड शॉर्ट है या फिक्स्ड पोर्ट है तो उस केस में तो ये डिस्टेंस आपकी लैम्डा जी बाई 4 फिक्स हो जाएगी। पर अगर आपके पास में ट्यूनेबल है तो आप इस वॉल को आगे पीछे कर दो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेक कर लो कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, दैट इज VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मीटर हमारे पास में है। अब सबसे पहले आता है कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो है क्या है। तो पहले हम स्टैंडिंग वेव की बात करें तो एक वेव तो आपकी यू जा रही है एंड दूसरी वेव की अगर हम बात करें, दूसरी वेव आपके रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आ गई है।
तो ये तो आपकी डायरेक्ट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों वेव आपके सुपरपोज हो रही हैं। तो जैसे सुपरपोज होगा, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फेज अपोजिट है, तो उस केस में इन दोनों के सुपरपोजिशन से हमको जो वेव मिलेगी उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। व्हेन टू सेट्स ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव ट्रेन ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप की आपकी वेव ट्रेन है, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी सेम है, हमने बता ही दिया है, एंड सेम ट्रांजिट टाइम भी सेम है, मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तो आपकी इस साइड में जा रही है और दूसरी आपकी इस साइड में आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का ट्रांजिट टाइम सेम है, और एक ही जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो इनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, दैट वेव इज आवर स्टैंडिंग वेव। Superpose a new set of wave are found. These new set of wave are known as standing wave और stationary wave। इन्हें को हम standing wave या फिर stationary wave बोल रहे हैं। Now standing wave ratio, तो standing wave हमको पता चल गया। Now what is standing wave ratio? In waveguide transmission, relative value of the minimum to the maximum is more important। अब यहां पर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू काम में नहीं आ रही है, यहां पर रिलेटिव वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो रिलेटिव या जो रिलेशन है, मतलब मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मिनिमम मिला है उसका रेशियो क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो इन वेवगाइड ट्रांसमिशन रिलेटिव वैल्यू ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर्ड विथ द हाइट ऑफ द वेव। तो वेव के हाइट के कंपैरिजन में मैक्सिमम की कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी हम बात करें, वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेव हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दोनों का रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड विद द हाइट ऑफ द वेव, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैक्सिमम ऑफ द वेव में डिनोट टू द लेवल ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी। अब इसने कहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो रेशियो है या जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द हाइट ऑफ वेव। मतलब ये जो आपकी हाइट है इससे मतलब नहीं है, इसको मैं मैक्सिमम मान लो, इसको मैं मिनिमम मान लो, इन दोनों का जो रिलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट है या मैक्सिमम हाइट है वेव की, वो ये डिसाइड नहीं कर रही है कि ट्रांसमिटेड एनर्जी का लेवल क्या है। तो हमको इसके रेशियो की जरूरत है। द रिलेटिव वैल्यू which is irrespective of the height of wave is called the standing wave ratio। तो जो रिलेटिव वैल्यू है किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम की, वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग वेव रेशियो, एंड इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। वेव की हाइट से रिलेटिव नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है, इसी को हम बोल रहे हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो। एंड दिस स्टैंडिंग वेव रेशियो इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कॉल्ड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो आपको लेना किस टर्म्स में, वोल्टेज की टर्म में, इसी को हमने बोला वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, दैट इज VSWR। नाउ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट इन द वेव। तो वेव के अंदर आपका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी वेव है, ये हमारा हाईएस्ट तो ई मैक्सिमम, ये हमारा मिनिमम दैट इज ई मिनिमम। तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम बोल रहे हैं VSWR, दैट इज वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का हम रिलेशन ले रहे हैं, ये रेशियो ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, सो इट इज नोन एज वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। सो ये हमारा क्या था, दिस इज माइक्रोवेव बेंच। तो माइक्रोवेव बेंच के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट आपका अटेन्यूएटर होगा, सिग्नल जनरेटर होगा, आइसोलेटर होगा, इसी टाइप से VSWR मीटर होगा, स्लॉटेड सेक्शन होगा। तो इन सबका जो कलेक्टिव अरेंजमेंट है उसको हमने एक पर्टिकुलर बेंच पे अरेंज किया है, उसी को हम बोल रहे हैं माइक्रोवेव बेंच। सो दिस इज द कलेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोवेव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ यहां पर हम आज का हमारे लेक्चर एंड करते हैं। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आपके सामने आते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास में मिलते रहें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।